है, मैं हूं सबिया खान। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियां। साहिली तिजारत के फरोग और जहाज रानी की सनत को मजबूत बनाने के लिए अहम बिलों पर आज लोकसभा में होगी बहस। हवाई जहाज के सामान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का बिल भी राज्यसभा में मंजूर होने की है उम्मीद। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से नकदी मिलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी समाअत। दरखास्त में FIR दर्ज करने का हुक्म देने की गई है फरियाद। भारतीय फौज की दिफाई ताकत में होगा जबरदस्त इजाफा। मरकजी हुकूमत ने नाग मिसाइल सिस्टम और हल्की गाड़ियों के लिए 2500 करोड़ रुपए के मुआहदे को दी मंजूरी। अमेरिका के साथ टैरिफ की जंग के दरमियान कैनेडियन वजीर आजम ने दिया बड़ा बयान। कहा, अमेरिका के साथ करीबी ताल्लुकात का दौर हुआ खत्म। सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में खातून रेसलर रितिका हुड्डा ने मचाई धूम। 76 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में दाखिल। गोल्ड मेडल के किर्गिस्तान के रेसलर से करेंगी मुकाबला। खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के बजट इजलास के दूसरे मरहले में कई अहम बिलों को मंजूर किया गया है और कई पास होने के लिए फहरिस्त बंद हैं। इंडियन पोर्ट्स बिल 2025 आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। ये बिल बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के वजीर सर्बानंद सोनोवाल पेश करेंगे। बिल के जरिए मरबूत बंदरगाहों की तरक्की, कारोबार करने में आसानी और भारत की साहिली पट्टी के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। वहीं साहिली जहाज रानी बिल 2024 को आज लोकसभा में बहस और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वहीं हवाई जहाज़ के सामान के तहफ़्फ़ुज़ का बिल 2025 राज्यसभा में गौर और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। ये बिल भारत में नाफिज होने वाले बैनुल-अक़वामी मुआहदों को कानूनी असर देने की कोशिश करता है। हवाई जहाज़ और मोबाइल आलात से मुताल्लिक़ इन बैनुल-अक़वामी मुआहदों को भारत ने 2008 में मंजूर किया था। लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 कल बहस के बाद पास हो गया। इस बिल की मंजूरी के बाद हमारे नुमाइंदे ने बीजेपी रुकन पार्लियामेंट अपराजिता सारंगी से खुसूसी बातचीत की। उन्होंने कहा कि ये बिल कौमी सलामती के नुक्ते नज़र से बहुत अहम है। लोकसभा से आज एक खासा अहम बिल इमिग्रेशन और फॉरेनर अमेंडमेंट बिल 2025 को पारित कर दिया गया है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ सांसद अपराजिता सारंगी जी है। मैम, एक बहुत बड़ा बिल जिसको आज लोकसभा ने पारित कर दिया, आप इसमें वक्ता भी थी, ओवरऑल बिल को कैसे देखती हैं? हम सबकी खुशकिस्मती है कि ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, एक दूसरा जो फॉरेन नेशनल्स रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स रहे हैं, रोहिंग्याज का इशू रहे हैं, ये सब बंद होंगे, नियंत्रित होंगे। इसी वजह से इस एक्ट को, इस बिल को लाया गया था। और मैं आपको बता दूं कि गृह मंत्रालय की तरफ से इस बिल को लाया गया और आदरणीय अमित शाह जी ने काफी लंबा भाषण दिया और बिल के समर्थन में कहा। उसके बाद इसे पारित किया गया। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि गृह मंत्रालय ने अपनी तरफ से इसकी शुरुआत नहीं की। उन्हें रिकमेंडेशंस मिले थे, उन्हें प्रस्ताव मिले थे। बांग्लादेशी, रोहिंग्या और विदेशी घुसपैठ की घटनाएं लगातार बढ़ रही थी, जिसको लेकर गृह मंत्रालय चिंता भी कर रहा था। और हालांकि कानून था, लेकिन जो जैसा आपने कहा कि उसमें सुधार की जो थी, तो एक कारगर कदम माना जा सकता है इस तरह की अवैध घुसपैठ को रोकने में। प्रावधानों में जो ओवरलैपिंग थी उसे बंद किया गया और प्रावधानों को ऐसा मोड़ा गया कि कार्यान्वयन में सख्ती आए। हम दस्तावेज देखते हैं, तो दस्तावेज के बाद अगर गलत तथ्य निकले तो सख्ती के साथ उस व्यक्ति के साथ हमें पेश आना चाहिए। तो ये सब बातें अब आ जाएंगी। पेनल्टी बढ़ा दी गई है, तो कहीं न कहीं एक डर का माहौल होगा और नो नॉनसेंस अप्रोच जो सरकार का है वो निश्चित तौर पर नजर आएगा। और बड़ी बात है कि किसी भी तरह का, जैसा मैंने कहा, कोई खर्च नहीं किया गया है। ये थी अपराजिता सारंगी, जिनका साफ तौर पर मानना है भारत में अवैध तरीके से घुसपैठ और खासकर रोहिंग्या और बांग्लादेशी जैसे मुद्दों पर लगाम लगाने में एक ये बिल कारगर साबित होगा। कैमरामैन नवीन के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, संसद भवन, दिल्ली। राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट और यूपी के साबिक DGP ब्रिजलाल का कहना है कि इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल से अब न सिर्फ गैर कानूनी तौर पर भारत में दाखिल होने वालों को सज़ा दी जाएगी, बल्कि उनकी मदद करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इमिग्रेशन बिल मुल्क की सलामती के लिए अहम है, जिससे गैर कानूनी इमिग्रेशन को रोका जा सकता है।
भारतीय जनता पार्टी के सांसद बेललाल जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, इमिग्रेशन बिल आने वाला है, कितना महत्वपूर्ण ये बिल है, क्योंकि विपक्ष कई तरह की आलोचना भी कर रहा है इस बिल को लेकर। तो ये जो बिल है, इससे ये जो इमिग्रेंट्स हैं, यहाँ पर रह रहे हैं देश में, हमारे संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इतना ही नहीं, ये इसमें तमाम ऐसे हैं जिन्होंने आतंकवादी घटनाएं की है, जैसे हुजी, बांग्लादेश का जेएमबी, इन्होंने हमारे आतंकवादी घटनाएं की है और हमारे लिए सुरक्षा के लिए ये एक खतरा उत्पन्न करते हैं। और ये जो अभी इमिग्रेशन बिल आ रहा है, ये सब की चिंता इस बिल में किया गया है। जो लोग यहाँ विदेशों से यहाँ पहुँचेंगे, पुलिस को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं और ये कहा गया है कि वो रिपोर्ट करेंगे, चाहे हॉस्पिटल में एडमिट हों या कहीं पे भी हों। बिल्कुल, इसमें प्रोविज़न ये किया गया है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, कोई धार्मिक संस्थान हो, हॉस्पिटल हो, नर्सिंग रूम हो, ये तमाम जगह जो है उनकी भी जिम्मेदारी तय की गई है कि वो संस्थाओं की जिम्मेदारी होगी, कोई फॉरेनर आता है तो उसको रिपोर्ट करेगा। सबसे बड़ी चीज़ इसमें पनिशमेंट की व्यवस्था की गई है, 2 से 7 साल तक, कुछ केसेस में 10 साल तक। तो इससे डिटरेंट पनिशमेंट होगा और इससे हमें जो सबसे बड़ी समस्या भारत के समक्ष है, जहाँ करोड़ की संख्या में हम कह सकते हैं कि लोग अवैध रूप से हैं और जो हमारे लिए समस्या खड़ी कर रहे हैं, समस्या पैदा कर रहे हैं, उससे निदान मिलेगा। और साथ ही साथ हमारे ही देश के लोग जो इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनको भी सजा मिलेगी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बेललाल जी, जो बता रहे थे कि इमिग्रेशन जो बिल है वो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अवैध तरीके से देश के अंदर आने वाले लोग या फिर जो लोग यहाँ पर विदेश से इंडिया के अंदर आकर गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश करते हैं, उन पर लगाम लगेगी और उन्हें सजा भी दी जा सकेगी। कैमरामैन राणा के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 को लोकसभा में एक अहम बिल करार दिया। लोकसभा में जवाब देते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि इस बिल को लाने का अहम मसला ये है कि इससे मुल्क के कई मसाइल जुड़े हुए हैं। बिल की मंजूरी के बाद बैरून मुल्क से आने वाले हर शहरी का हिसाब भारत के पास होगा। इसके साथ ही हम उन लोगों पर भी कड़ी नज़र रखेंगे जो सलामती को खतरे में डालते हैं। विधेयक के पास होने के बाद संपूर्ण व्यवस्थित, एकीकृत और अप टू डेट लेखा जोखा हर भारत में आने वाले विदेशी नागरिक का रखने का काम होगा, ये मैं इस सदन को आश्वासन देना चाहता हूं। और इसके माध्यम से ही देश का विकास भी हम सुनिश्चित कर पाएंगे। जो देश को विकसित करने के लिए आते हैं, व्यापार के लिए आते हैं, शिक्षा के लिए आते हैं, R&D के लिए आते हैं, वो सबका मैं स्वागत करता हूं। और सुरक्षा को जो खतरे में डालेंगे, उन पर हमारी कड़ी नजर भी होगी, निगरानी भी होगी। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि अगर कोई रोहिंग्या बांग्लादेशी बदअमनी फैलाने के लिए आता है तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। हमारे यहां विश्व भर के लोगों का आना बड़ा स्वाभाविक है। हमारे इमिग्रेशन का स्केल और साइज दोनों मान्यवर बहुत बड़ा है और इसके साथ साथ शरण लेने की जगह अपने निहित स्वार्थ और देश को असुरक्षित करने वालों की संख्या भी बड़ी है। भारत की व्यवस्था को कंट्रीब्यूट करने के लिए आते हैं, व्यापार के लिए आते हैं, शिक्षा के लिए आते हैं, R&D के लिए आते हैं, लीगल सिस्टम को मजबूत करने के लिए आते हैं, वो सभी का स्वागत है मान्यवर। मगर मैं इतनी ही दृढ़ता से कहना चाहता हूं, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे बांग्लादेशी हो, अगर यहाँ अशांति फैलाने के लिए आता है तो बड़े कठोरता के साथ उनके साथ मान्यवर व्यवहार। फाइनेंस बिल 2025 को राज्यसभा ने वजीर खजाना निर्मला सीतारमण की तरफ से पेश करदा तरामीम को अपनाने के बाद मंजूर कर लिया। इससे पहले लोकसभा ने 25 मार्च को फाइनेंस बिल 2025 को मंजूर किया था। लोकसभा के बाद ऐवान बाला से बिल की मंजूरी के साथ 2025-2026 के बजट का अमल मुकम्मल हो गया है। राज्यसभा में फाइनेंस बिल पर बहस का जवाब देते हुए वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोदी हुकूमत मालियाती नज़्म व ज़ब्त के उसूल पर आगे बढ़ रही है
और मालियाती खसारे को मुकर्ररा सतह से नीचे रखने के हदफ की तरफ बढ़ रही है। Action proves what we have done in terms of digital public infrastructure under the leadership of Prime Minister Modi. So, the concern expressed by the former finance minister has been squarely addressed. Similarly, in the fiscal deficit related concern that he's expressed, I'm sure he will now appreciate that we have laid the path both for the immediate term and the medium term, and we shall achieve it like we've done it till now, all the 4-5 years. This year ends the number, coming year will end the number, below 4.5% fiscal deficit. Not 1 year's slippage. I'm sure this should give him adequate confidence to believe and trust in Prime Minister Modi's leadership. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बाहिमी टैरिफ के ऐलान पर वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि हम बाहिमी टैरिफ के हवाले से कई इस्लाही इक़दामात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कस्टम ड्यूटी में इस्लाहात के ज़रिए हम इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान को हर लिहाज से सरमायाकारी दोस्त बनाया जाए। The tariff war has started, so in response to the tariff announcements made by President Trump, here are we doing it? No, we have been doing it from 2023. Steadily, every year, newer items are being brought in, keeping in mind Atmanirbhar Bharat, at the same time Viksit Bharat's requirements, as much as simplifying the customs duty and the compliance details. So this is an ongoing process. It is nothing to do with today's global situation, but a process which will continue even in the future. गुज़श्ता एक दहाई में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के विजन ने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया है। आलमी तनाज़ात के पुरअमन हल की बात हो या मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटना हो या आलमी फोरम पर ग्लोबल साउथ की आवाज़ उठाना हो, वज़ीर-ए-आज़म हर जगह एक मजबूत आलमी रहनुमा के तौर पर सामने आए हैं। बड़े आलमी सतह के मसाइल हों, मौसमियाती तब्दीलियाँ जैसे चैलेंजेस हों, UN अक़वाम मुत्तहिदा में सुधार की ज़रूरत पर जोर देना या ग्लोबल साउथ के मफादात की बात अक़वाम मुत्तहिदा के सामने उठाना मकसूद हो, इन सभी मसाइल के लिए एक बहुत मजबूत आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ है वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की ओर से और 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से आप सभी को नमस्कार। तरक्की के मज़ाकरात में सालों से नज़रअंदाज किए जा रहे ग्लोबल साउथ के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही किसी तोहफे से कम नहीं रही। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी सतह पर इन ममालिक के मफादात नीज़ परेशानियों को बेहद अपनायत से पेश किया। इतना ही नहीं, भारत की मेज़बानी में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की 3 कॉन्फ्रेंसेस हुई। ग्लोबल साउथ ममालिक की ये यकजहती की मिसाल इससे कबल कभी देखने को नहीं मिली। ग्लोबल साउथ के लिए भारत के ये अहद बस्तगी G20 की चेयरमैनशिप के दौरान अफ्रीकी यूनियन को मेंबरशिप दिलाने, वबाई बीमारियों के ज़माने में मदद का हाथ बढ़ाते हुए टीके मुहैया कराने में हमेशा अव्वलियत हासिल रही है। महासागर यानी म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। इसमें ट्रेड फॉर डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ और म्यूचुअल सिक्योरिटी फॉर शेयर्ड फ्यूचर की भावना समाहित है। न सिर्फ ग्लोबल साउथ बल्कि आलमी चैलेंजेस का हल तलाश करने के लिए दुनिया की नज़र वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर ही जाती है। मगरबी एशिया से लेकर यूक्रेन तक अगर अमन और सलामती की कोई आवाज़ उठी तो वो वज़ीर-ए-आज़म की आवाज़ थी, और वो थी हल मैदान जंग में नहीं तलाश किए जाते। यूक्रेन और रूस जाकर यही पैगाम वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान पेश किया और वज़ीर-ए-आज़म की इस कोशिश की पूरी दुनिया में सताइश हुई। जंगबंदी की हालिया कोशिशों के दरमियान वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकरात की टेबल पर दोनों ममालिक की मौजूदगी की वकालत की। मैं हमेशा कहता हूँ मैं शांति के पक्ष में हूँ, मैं न्यूट्रल नहीं हूँ, मैं शांति के पक्ष, मेरा एक पक्ष है और मैं उसके लिए प्रयत्नरत हूँ। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है भारत तसादुम नहीं चाहता बल्कि अमन का अलमबरदार है। न ममालिक में आपस में टकराव हो और न कुदरती मामलात में टकराव। इसीलिए मौसमियाती तब्दीली जैसे मुश्किल वक्त में वज़ीर-ए-आज़म बैनुल-अक़वामी और अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए दुनिया को राह दिखाते हैं। एक ऐसे नेता, एक ऐसे व्यक्ति जो न केवल भारत में लोकप्रिय हैं मगर उनकी लोकप्रियता दुनिया के
तकरीबन सभी क्षेत्रों में बढ़ती रही है। एक वर्ल्ड व्यू है जिसको कि उन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है, और ख़ास तौर से जो भारत की सबसे पुरानी दर्शन है, परंपरा है, वसुधैव कुटुंबकम, उसको मान के वो आगे चले हैं। कुदरती आफात जैसी परेशानियों से निपटने के लिए CDRI जैसी तंजीमों में पहल करते हैं। उम्मीद और खदशात के दरमियान AI जैसे मसाइल सामने आते हैं तो दुनिया वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को समाअत करती है। वज़ीर आज़म AI से मुंसलिक खतरात को ध्यान में रखते हुए मुत्तहिदा हिकमत अमली पर जोर देते हैं और तमाम ममालिक से अपनी अक़्ल व फ़रासत और तजुर्बात को आपस में शेयर करने को कहते हैं। 20 ममालिक के टॉप ऑर्डर्स हों या कसीर कौमी अवार्ड्स तरक्की याफ्ता ममालिक से लेकर तरक्की पजीर ममालिक तक, हर जगह वज़ीर आज़म का एहतराम किया गया। ग्लोबल सर्वे एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म हर दिल अजीज़ लीडर हैं जो बराबर इस बात पर जोर दे रही हैं कि तसादुम ख़त्म कीजिए और इंसानियत का रास्ता इख्तियार कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के बादशाह फिलिप से फ़ोन पर बात की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में लिखा कि वो बेल्जियम के बादशाह फिलिप से बात करके बहुत खुश हैं। शहज़ादी एलिस्टर्ड की क़यादत में बेल्जियम का हालिया इक़्तिसादी मिशन काबिल सताइश है। हमने अपने मजबूत दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को मजबूत करने, तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने और जिद्दत पायदारी में ताउन को आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल जापान एसोसिएशन ऑफ कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव्स की एक आला सतही वफ़द के साथ दो तरफ़ा तिजारत को मजबूत बनाने, सरमायाकारी के मौक़े को बढ़ाने और कलीदी शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के लिए बातचीत की। वज़ीर आज़म ने जोर दिया कि सरमायाकारों के लिए कोई अभाम या हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की हुक्मरानी पॉलिसी पर मबनी है और हुकूमत एक शफ़ाफ और साजगार माहौल को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ज़रिए 18 जून 2020 को शुरू की गई पहली तिजारती कोयला कान की नीलामी के सिलसिले को जारी रखते हुए वज़ारत कोयला ने जुमेरात को तिजारती कोयला कान की नीलामी के 12वें दौर का आगाज़ किया। इसमें कोयले से मालामाल 7 रियासतों के 25 कोल ब्लॉक्स को नीलामी के अमल में शामिल किया गया है। ये इक़दाम मुल्क में कोयले की घरेलू पैदावार बढ़ाने, दरामदात पर इन्हिसार कम करने और तवील मुद्दती तवानाई की हिफाजत को यकीनी बनाने की जानिब एक अहम कदम है। इस मौके पर कोयला और कानों के मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी, मरकज़ी वज़ीर ममलिकत सतीश चंद्र दुबे और कोयला सेक्टर के नुमाइंदों ने शिरकत की। तिजारती कोयले की कानों की नीलामी के 12वें दौर में मुल्की और बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों की बड़ी तादाद में शिरकत मुतवक्के है। इस इक़दाम से तवानाई की खुद इन्हिसारी और सनती तरक्की के तईं भारत के अज़्म को तक़वियत मिलेगी। नीज़ ये मुल्क में कोयले के एक मजबूत और लचकदार शोबे को तरक्की देने में अपना हिस्सा डालेगा। इस तरह सनतों, पावर प्लांट्स और बुनियादी ढांचे के मंसूबों की हिमायत करेगा। अभी तक 11 फेसेस में इस कोल एक्शंस का कंप्लीट किया है। 125 ब्लॉक्स अभी तक एक्शंस में गए हैं। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद मोदी जी के नेतृत्व में पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ कोल ब्लॉक्स का एक्शन का रिजिम शुरू हो गया है। आज लगभग 10.5 साल से नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद इस कोल सेक्टर में अलग अलग रिफॉर्म्स लाए हैं और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम चल रहे हैं। भारतीय फ़ौज की ताकत को मज़ीद बढ़ाने के मकसद से वज़ारत दिफ़ा ने नाग मिसाइल सिस्टम और हल्की गाड़ियों की ख़रीदारी के लिए 2500 करोड़ रुपए के 2 मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। इस मुआहदे पर दिफा सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में आर्म्ड व्हीकल कॉरपोरेशन, फोर्स मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने दस्तखत किए। वजारत के मुताबिक NAMIS
ट्रैक शुदा विजन का मुआहदा आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड के साथ किया गया, जिसकी लागत 1,801.34 करोड़ रुपए है। इसके अलावा फोर्स मोटर्स लिमिटेड और महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ तकरीबन 5,000 हल्की गाड़ियों के मुआहदे किए गए। ये मुआहदे देसी साख्ता, तैयार शुदा और तैयार करदा जुमरे के तहत किए गए हैं। ये दोनों सूदों से मुल्की और गैर मुल्की दिफाई साजो सामान की तैयारी की सलाहियतों में इजाफा होगा। सुप्रीम कोर्ट आज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से नोटों के ढेर की मुबैना बरामदगी के मामले में FIR दर्ज करने की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। दरख्वास्त में 1991 के उस फैसले को भी चैलेंज किया गया है जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पेश की इजाज़त के बगैर हाई कोर्ट के जज के खिलाफ कोई मुजरिमाना कार्रवाई नहीं चलाई जा सकती। जस्टिस वर्मा के घर में 14 मार्च को होली के मौके पर आग लग गई। जब फायर सर्विस की टीम आग बुझाने गई तो उन्हें स्टोर रूम में बोरियों में भरे 500 रुपये के आधे जले हुए नोट मिले थे। दिल्ली हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां का कहना है कि वक्फ बोर्ड का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ लोग इस वक्फ बोर्ड के जरिए गरीबों की मदद करने के बजाय उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको रोकने के लिए मुनासिब शनाख्त और दस्तावेज़ात को यकीनी बनाने के लिए वक्फ बोर्ड की शफाफियत और जवाबदेही के लिए वक्फ तरमीमी बिल की ज़रूरत है। दिल्ली हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां का मानना है कि मुजवज़ा वक्फ बिल में तरमीम वक्फ बोर्ड में ज़रूरी शफाफियत और जवाबदेही लाएगा। हमारी नुमाइंदा शहला निगार ने उनसे खुसूसी गुफ्तगू की। हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां जी मौजूद हैं, जिनके हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर कई आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि वक्फ संशोधन विधेयक, इसकी आखिर जरूरत क्या थी? वक्फ संशोधन से पारदर्शिता और जवाबदेही और निष्पक्षता, कोई भी बोर्ड या निकाय और बहुत ज़्यादा प्रभावशाली जब हो जाता है जब उसमें पारदर्शिता, जवाबदेही उसके संचालन में सुनिश्चित हो जाती है। और फिलहाल जो स्थिति है वक्फ बोर्ड्स की, वो ठीक नहीं है। वक्फ का कॉन्सेप्ट क्या है? वो ये है कि जो कौम के जो हमारे जो आई वुड से नॉट सो प्रिविलेज्ड जो हमारे भाई बहन हैं, उनकी बेहतरी के लिए जो वक्फ की संपत्तियों का उपयोग हो, जो कि फिलहाल नहीं हो रहा है। वक्फ की संपत्तियों का दुरुपयोग हो रहा है, कुछ लोगों का कब्जा है और वो बस चीज़ों को अपने हिसाब से चला रहे हैं। तो आपका क्या मानना है कि वक्फ संशोधन विधेयक जब आ जाएगा तो उसका पूरा लेखा जोखा होगा? किसने क्या संपत्ति वक्फ की है, इस बात की जानकारी होगी? क्या पुराने समय से जो संपत्तियां वक्फ की हुई हैं उनकी भी लेखा जोखा इसमें आ पाएगा? अथॉरिटीज़ का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है इसमें। ये संशोधन अगर आएगा और इंशाल्लाह आएगा तो ये है कि प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन की जो ये प्रॉपर्टी, वक्फ प्रॉपर्टी किस बेसिस पर है, क्यों है, और आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होंगे। तो ये सब होगा तो आई एम श्योर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आएगी। ये कहा जा रहा है कि वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जे बहुत ज्यादा हैं और इससे जो पारदर्शिता आएगी वो अवैध कब्जे छूटेंगे। लेकिन जो बहुत पुरानी वक्फ हैं उनका कैसे पता लगाया जाएगा कि ये असल में वक्फ है या नहीं है? देखिए, जब रिकॉर्ड रखने शुरू किए जाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर वो बात दूर तक जाएगी, पीछे के भी रिकॉर्ड चेक किए जाएंगे। तो क्या ये अब वास्तव में गरीब मुसलमानों के हित में काम करता हुआ दिखाई देगा वक्फ संशोधन विधेयक आने के बाद? जो एक्चुअल बेनिफिशियरीज हैं उन तक उसके बेनिफिट्स पहुंचेंगे जो कि अभी फिलहाल नहीं पहुंच पा रहे हैं। कुछ लोगों ने अपना कब्जा कर रखा है और वो जो है जो वक्त की संपत्तियां हैं वो पैसा पता नहीं कहाँ जा रहा है। करप्शन, मैल प्रैक्टिसेस ठीक नहीं है अभी फिलहाल स्थिति। वक्फ अमेंडमेंट में भी जो महिलाओं का इंक्लूजन की जो बात की गई है ये बहुत ही बड़ा कदम है, मतलब महिला सशक्तिकरण की दिशा में, विमेन एम्पावरमेंट की दिशा में। और मोदी सरकार की हमारी तो विचारधारा ही यही है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना और महिलाओं को सशक्त करना। तो इससे जो है जो भ्रष्टाचार है उस पर अंकुश लगेगा और नए विचार आएंगे। तो बहुत अच्छा और पॉजिटिव कदम है ये।
और सौगाते मोदी का जहां मैं कहूँगी ये सरकार की एक और बहुत अच्छी पहल है कि ईद का मौका है और जो हमारे फिर कहूँगी जो हमारे बहुत नॉट वेरी प्रिविलेज जो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं उनके चेहरे पर बस मुस्कान लाने के लिए ये एक पहल है और उनकी ईद ताकि अच्छे से हो। बहुत बहुत धन्यवाद DD न्यूज़ से बात करने के लिए। नाज़रीन, पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। जायज़ा लेंगे रोज़नामा सहाफ़त का, जिसने अपने अहम खबर की सुर्खी इस तरह बनाई है। लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल पास। शाह ने कहा हिंदुस्तान धर्मशाला नहीं, बांग्लादेशियों के साथ सख्ती से निपटेंगे। बॉर्डर लगाने के लिए ज़मीन नहीं दे रही है ममता। दूसरी अहम खबर की सुर्खी इस तरह है, अच्छे दिन आ चुके हैं सीतारमन। हुकूमत ने बिजनेस फीस में तब्दीलियाँ की हैं जिससे हालात साजगार होंगे। वहीं हमारा समाज की अहम खबर की सुर्खी इस तरह है, रूसी सदर पुतिन ने दौरे भारत की दावत कबूल की। दूसरी खबर की सुर्खी इस तरह है, भारत जल्द ही पहली देसी चिप तैयार करेगा, अश्विनी वैष्णव। और हमारा राष्ट्रीय सहारा ने अहम खबर की सुर्खी इस तरह लगाई है, MP सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के इम्तहानात भी साल में 2 बार। तो नाज़रीन, ये था उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। इसके साथ चलेंगे बैनुल-अक़वामी खबर की तरफ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कनाडा पर भारतीय महसूलात आयद करने के ऐलान के बाद से ही कनाडा और अमेरिका के रिश्तों में कशीदगी है। दरियास्नाब कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने अमेरिका और कनाडा के ताल्लुकात के हवाले से बड़ा बयान दिया है। कार्नी ने अमेरिका से ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात इक़्तिसादियात, सिक्योरिटी और फ़ौजी ताउन पर मबनी थे, लेकिन अब अमेरिका के साथ हमारे पुराने ताल्लुकात ख़त्म हो चुके हैं। भारतीय खातून रेसलर रितिका हुड्डा सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई हैं, जहां उनका मुकाबला किर्गिस्तान की पहलवान प्रीमेडिट से होगा। रितिका की कारकर्दगी की खास बात यह थी कि वो बगैर कोई पॉइंट खोए फाइनल में पहुंच गईं। रितिका ने साल 2023 में आस्ताना में मुनक़िदा सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में कांसे का तमगा जीता था। रितिका अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुकी हैं। और इसी पर खबरनामा अपने अख्ताम को पहुंचा। इजाज़त दीजिए, आदाब।